में स्वच्छता की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन में हम सबको अपना पूरा योगदान देना है। स्वच्छ और सुंदर दून के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों में स्वच्छता के प्रति तेजी से जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान निरंतर चलाए जाएं। वहीं राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जिन 58 डोर टू डोर वाहनों का फ्लैग ऑफ किया है, उनसे नगर निगम देहरादून के 7 विधानसभा क्षेत्रों जैसे कि राजपुर, रायपुर, डोईवाला, धर्मपुर, सहसपुर, मसूरी और देहरादून कैंट क्षेत्र से अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जाएगा। देखिए, देहरादून नगर निगम स्वच्छता की दृष्टि से बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद अभी हमें आवश्यकता है कुछ और वाहनों की। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 58 डोर टू डोर वाहन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनको रवाना किया गया। हमारा प्रयास है कि जिस प्रकार से माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम अपने हर क्षेत्र को जहाँ हम रहते हैं उसको स्वच्छ रखें, साफ रखें, उसी दिशा में आज लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है, स्वच्छता भी है। और फिर हमारा शहरी विकास विभाग निश्चित रूप से कोशिश करता है कि हर जगह हम इस प्रकार के एक नवाचार भी करें और साफ सुथरा भी करें। पिछली बार जिस प्रकार से आप जानते हैं कि हमें पहली बार उत्तराखंड को 7 स्वच्छता में पुरस्कार मिले थे, इस बार भी हम कोशिश करें कुछ अच्छा हम लोग करें। तो आज जिस प्रकार से 58 डोर टू डोर वाहन रवाना किए गए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इससे बहुत बड़ा लाभ स्वच्छता की दृष्टि से मिलेगा। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने 2024 में अपने मंत्रालय की प्राथमिकता बताई है, जिसमें इको फ्रेंडली वन विभाग, ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में मजबूती, वन पंचायतों के माध्यम से प्रदेश के 25 लाख लोगों को रोजगार, इको टूरिज्म के माध्यम से 2 लाख लोगों को रोजगार का लक्ष्य, वेंडिंग डेस्टिनेशन के स्पॉट्स को विकास करना, वन जीव संघर्ष के कानूनों में सुधार, विभाग में पारदर्शिता सहित जंगल में पौधों की सफलता दर बढ़ाना इस साल प्राथमिकता रहने वाली है, जिसको लेकर कि विभाग स्तर में कार्य शुरू हो चुका है। बता दें कि उन्होंने कहा कि इस साल विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने में मुख्य केंद्र रहेगा, ताकि विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाएं जो हैं वो धरातल में उतर सके। जो वन विभाग में मैंने जो वन मंत्री बनते ही कहा था कि हम लोग वन विभाग को पीपुल फ्रेंडली बनाना चाहते हैं पॉलिसीज को, और उसको लेकर हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं। जो हमने निर्णय लिए थे बहुत जल्दी उन निर्णयों को अमली जमा पहना रहे हैं। चाहे वो ट्री प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के सभी ज़्यादातर प्रजातियों को अनुमति की छूट देना हो, चाहे वन निगम जो हमारी वन पंचायतें हैं 11,230, उन वन पंचायतों के माध्यम से स्थानीय लोगों 25 लाख लोगों को कैसे रोजगार मिल सके। तीसरा, जो इको टूरिज्म से 2 लाख लोगों को रोजगार देने का हमने निर्णय लिया। उन डेस्टिनेशन को जो हमने चिन्हित किया उन पर काम प्रारंभ करके उनको स्लैग बनाना कि उनको ऑपरेट करके स्थानीय लोगों को उससे रोजगार मिल सके। इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए जो हम लोगों ने रिफॉर्म्स किए उनको लागू करना, और जो तमाम तरह के जो फॉरेस्ट में जो हमारी टिम्बर बेस्ड इंडस्ट्री है उसके लिए प्रयास करना कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में टिम्बर बेस्ड इंडस्ट्री लगे। और इसके साथ साथ जो विभाग में पारदर्शिता लाना, चाहे वो प्लांटेशन की पॉलिसी हो कि किस तरह के प्लांट्स यहाँ पर लगें और किस तरह उनको ऑनलाइन करने के बाद कॉमन आदमी जब स्थानीय लोगों को भी जानकारी हो कि अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कितने पेड़ उनके यहाँ लगाए हैं, ताकि इससे एक पारदर्शिता बने। और सबसे ऊपर यह है कि हम किस तरह फॉरेस्ट में प्लांट्स का सक्सेस रेट बढ़ा सकें, क्योंकि आज 30% सक्सेस रेट है। इसको बढ़ाना मेरी प्रायोरिटी में था कि इसको बढ़ा करके, और ये तभी बढ़ेगा जब हम लोग एक पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। बीते वर्ष यानी 2023 में उत्तराखंड पुलिस की उपलब्धियों और नव वर्ष के अवसर पर राजधानी देहरादून के
सरदार पटेल भवन में उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें कि इस दौरान डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस की अपराध से लड़ने की क्षमता में बेहतर तकनीक और ट्रेनिंग के जरिए सुधार आया है और एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड पुलिस का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में उत्तराखंड पुलिस जो है वो देश की टॉप 5 पुलिस फोर्स में से एक हो। उत्तराखंड पुलिस की जो क्राइम फाइटिंग एबिलिटीज़ हैं, इनमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी और बेटर ट्रेनिंग के माध्यम से भी हम अपनी क्राइम फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ में सुधार लाएं। तो जैसा आपको ये आंकड़े बता रहे हैं, एनसीआरबी के जो पिछले वर्ष के आंकड़े अभी प्रकाशित हुए हैं, उसमें कई महत्वपूर्ण पैरामीटर्स पे आई थिंक उत्तराखंड पुलिस का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है और इसमें हम निरंतर इसको सुधारने का प्रयास करते रहेंगे। और मेरा मतलब हमारी पूरी टीम का एक तरह से ये लक्ष्य है कि जो भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं पुलिस परफॉर्मेंस के, जो पूरे देश भर में जिन पे एनसीआरबी काम करती है या भारत सरकार के जो मानक हैं, उसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि उत्तराखंड पुलिस देश की यथासंभव टॉप 5 पुलिस फोर्सेस में हम अपना स्थान बनाएं। तो ये हमारा एक तरह से इसको कहिए एक लॉन्ग टर्म गोल है कि हर फील्ड में, चाहे वो प्रॉपर्टी की रिकवरी हो, चाहे वो केसेस का वर्कआउट रेशियो हो, चाहे वो कन्विक्शन का रेट हो, यही सारे मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं पुलिस परफॉर्मेंस के क्राइम के फ्रंट पे। तो इसमें हम लगातार देश की टॉप 5 पुलिस फोर्सेस में रहें। जहाँ तक और प्राथमिकताओं की बात है, मैं समझता हूँ ट्रैफिक एक ऐसा विषय है जो न सिर्फ जनपद देहरादून या देहरादून शहर के लिए, क्योंकि ये हमारी अस्थायी राजधानी है, पर पूरे प्रदेश के लिए ट्रैफिक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। और समय देखिए, हमारा मानना ये है कि जो पुलिस मुख्यालय है या डीजी ऑफिस का जो रोल है वो थानेदारी करना या जिले चलाना नहीं है। तो हमारी पूरी टीम का ये प्रयास रहेगा कि जो एक एडीजी लेवल पे और डीजी लेवल पे जो हमारा लीडरशिप का रोल है, एक स्ट्रेटेजिक लेवल का विभाग को दिशा देने का, गाइडेंस देने का, डायरेक्शन देने का और जो सुपरविजन का रोल है, हम वो रोल अदा करें। हम डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट की वर्किंग में या रेंज की वर्किंग में हम लोग ना इंटरफेयर करें। यस, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई ऐसी चीज़ है जिसको कि ज़िले के ऑफिसर्स हमारे नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं या रेंज के ऑफिसर्स नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तब उसमें पुलिस मुख्यालय का दखल हो। यहाँ एक मतलब आप लोग भी सहमत होंगे, थोड़ी सी एक गलत टेंडेंसी पड़ गई थी कि हर चीज़ में पहले सीधे डीजी ऑफिस में शिकायत आए और फिर डीजी ऑफिस से उसमें डायरेक्शंस दिया जाए और तब फिर उसको ज़िले को भेजा जाए। तो ये मेरे ख्याल से एक मतलब मेरे विचार, मेरी अपनी सोच है, हर लीडर की अपनी अपना स्टाइल होता है काम करने का, तो मेरे विचार से ये स्वस्थ परंपरा नहीं थी। दूसरा, मुझे ये भी लगता है कि पुलिस विभाग एक टीम के रूप में पुलिस विभाग को काम करना चाहिए। डीजी सिर्फ ठीक है, एक सीनियर मोस्ट पोस्ट है, बट हर चीज़ डीजी सेंट्रिक हो या हर चीज़ में सिर्फ डीजी के लेवल पे आप लोगों से इंटरेक्शन किया जाए या आप लोगों को बयान दिए जाए, तो वो मैं समझता हूँ वो भी मतलब परंपरा हमें ठीक नहीं लगी थी। उसके डेफिनेटली जो भी इलेक्टेड पुलिस मुख्यालय देहरादून में डीजीपी अभिनव कुमार ने प्रशिक्षण अनुभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान डीआईजी प्रशिक्षण बरजिंदर सिंह के पुलिस प्रशिक्षण की संस्थानों की जनशक्ति, आधारभूत संरचना और चुनौतियों और भविष्य की कार्य योजना पर प्रस्तुतिकरण दिया। बता दें कि इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि यातायात निदेशालय की तरह प्रदेश में प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए निदेशालय बनाया जाएगा और जल्द ही ये अस्तित्व में आएगा। इसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण नीति बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पद के अनुसार भूमिका आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही तत्काल ट्रेनिंग पॉलिसी बनाए जाने और पद के अनुसार भूमिका आधारित प्रशिक्षण कराए जाने के साथ आधुनिक चुनौतियां जैसे कि साइबर क्राइम, फॉरेंसिक साइंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे विषयों में गहन प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनर्स तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को संपन्न हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए जिस तरीके से एमडीडीए ने शहर के विभिन्न मार्गों को सजाने संवारने का काम किया था, उसी तर्ज पर अब प्राधिकरण शहर के 80 किलोमीटर अन्य मार्गों का भी सौंदर्यीकरण कार्य किया जाएगा। इसके तहत वॉल पेंटिंग आदि के कार्य किए जाने प्रस्तावित है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए प्राधिकरण द्वारा किए गए तमाम कार्यों को शहरवासियों के द्वारा खूब सराहा जा रहा है। बता दें कि एमडीडीए उपाध्यक्ष बशिंदर तिवारी ने बताया कि शहर के 80 किलोमीटर और मार्गों पर सौंदर्यीकरण के कार्य किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नववर्ष में प्राधिकरण का लक्ष्य है कि शहर में ज्यादा से ज्यादा सौंदर्यीकरण और विकास के कार्य किए जाएं। उन्होंने बताया कि चौराहों के सौंदर्यीकरण का कार्य भी एमडीडीए के स्तर पर किया जाएगा। आप लोगों ने सौंदर्यीकरण किया और बहुत ऐसा लगा कि पहली बार देहरादून में बदलाव दिखाई दिया है। तो क्या देहरादून, क्योंकि एमडीडीए तो अब चक्रोता तक पहुंच गया है और एक बड़ा वास्ट उसका वो है, तो कितना आप लोग और स्पैन ले रहे हैं, इसमें कितनी सड़कें आप लोग वो कर रहे हैं और किन किन मुख्य मार्गों में इसको वो किया जाए? देखिए G20 में भी जो हम लोगों ने सौंदर्यीकरण पर काम किया, उसकी काफ़ी जन सामान्य के द्वारा उसको अप्रिसिएट किया गया, तारीफ की गई। तो उसी को बढ़ाते हुए इन्वेस्टर समिट में हम लोगों को काम मिला था, उसमें देहरादून की 13 मुख्य सड़कों को हमने लिया था और उससे भी काफ़ी जन सामान्य से हम लोग जो फीडबैक है बहुत अच्छा है। तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए कि बाकी जो बची हुई सड़कें हैं उनको भी लिया जाए। तो ऐसी लगभग 30 सड़कों को हमने और चिन्हित किया है देहरादून में, ऋषिकेश में, और विकास नगर की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं। तो उन सड़कों का भी सौंदर्यीकरण हम लोग करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा की बैठक हाल ही में काशीपुर में आयोजित की गई थी, जिसकी जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि विधानसभा में विस्तारकों, पार्टी के पदाधिकारी और प्रकोष्ठों के साथ बैठक हुई है। ये बैठक लोकसभा चुनाव केंद्रित बैठक थी। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव की कार्य योजना के लिए 7 जनवरी को सभी सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रीगणों के साथ भाजपा की बैठक होने वाली है। इस दौरान लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो कि यूपी के राज्यसभा सांसद और अध्यक्ष भी हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व 4 जनवरी को सभी मोर्चों की संयुक्त बैठक देहरादून में भी की जाएगी। लोकसभा की दृष्टिकोण से हमारी बैठक थी। पहले 2 दिन हमारे जो 70 के 70 विधानसभाओं के अंदर जो विस्तारक पूर्णकालिक जाने, उनके साथ हमारा बैठना हुआ। उसके बाद हमारी 2 दिन की प्रदेश के पदाधिकारी, प्रभारी और बाद में प्रदेश के हमारे जो प्रकोष्ठ बने, उन प्रकोष्ठों के साथ पूरी पदाधिकारी बैठक हमारी रही है। मुख्य रूप से लोकसभा चुनाव केंद्रित बैठक थी। लोकसभा चुनाव की दृष्टि लोकसभा की कार्य योजना के लिए हम लोग 7 तारीख को अपने सभी सांसद, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे मंत्रीगणों के साथ हम बैठक करने वाले हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी राज्यसभा के सांसद और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष से उस बैठक में रहेंगे, हमारे दुष्यंत गौतम जी बैठक में रहेंगे। इससे पूर्व 4 तारीख को भिन्न मोर्चों की हमारी अनेकों कार्यक्रम इस बीच आए हैं। मोर्चों की संयुक्त बैठक हम लोग 4 तारीख को यहाँ करने वाले हैं देहरादून के अंदर, और कार्यक्रमों की श्रृंखला हमारी फरवरी मार्च तक के कार्यक्रम। उत्तराखंड के काशी में 19 दिसंबर को दिन दिहाड़े एसबीआई के एटीएम में लूट की घटना में वांछित आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के कब्जे से पुलिस ने 70,000 की नकदी और 12 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। आरोपी की पहचान इंतजार पुत्र असगर निवासी ग्राम शाहपुर, थाना गंगोह, जिला सहारनपुर के रूप में की गई। एसपी अभय सिंह ने बताया कि शेष बचे आरोपियों की पुलिस जो है वो सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई है और उन्हें भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अठारह बटा 19 की रात को जो चामुंडा कॉम्प्लेक्स में एटीएम उखाड़ने की घटना हुई थी, उसमें हमारे द्वारा 3 अभियुक्तों को पकड़ के लगभग 3,30,000 के करीब में रिकवरी की गई थी और एटीएम भी बरामद किया गया था। उसी में कुछ और नाम आए थे जिनको हमने वांछित बनाया था और उनके पीछे भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। इसी क्रम में थाना गंगोह सहारनपुर का ये एक इंतजार नाम का अभियुक्त था जिसको हमें पकड़ने में सफलता मिली है। इसके पास हमें जो एटीएम उखाड़ने के बाद इन लोगों ने आपस में पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे, उसमें लगभग 70,000 रुपये और रिकवर हुआ। आज इस अभियुक्त को
अरेस्ट किया गया है और आज इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसमें कुछ और अभियुक्त हैं जिनको हमने वांछित बना रखा है, जो घटना में सक्रिय थे, उनको भी हमारे द्वारा शीघ्र अरेस्ट करके और उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। लक्सर के दो अलग अलग क्षेत्र से 2 नीलगाय और 1 हिरन की मौत की सूचना मिलते ही वन विभाग में हड़कंप मच गया। बता दें कि तत्काल वन विभाग अधिकारियों द्वारा टीम को मौके पर भेजकर नीलगाय और हिरन के शव को कब्जे में ले लिया गया और मामले की जांच शुरू की गई है। बता दें कि मामला संदिग्ध माना जा रहा है। लक्सर पहुंचे वन विभाग एसडीओ साधुराम पलियाल ने बताया कि तीनों वन्य जीवों के शव कब्जे में ले लिए गए हैं। तीनों वन्य जीवों की मौत संदिग्ध मानी जा रही है और पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मुझे थोड़ी देर पहले सूचना मिली है तो मैंने वन क्षेत्राधिकारी तुरंत फ़ोन करके बता दिया था कि आप जो है ऑन द स्पॉट पहुँचिए, मौके पर पहुँचिए और वहाँ पर देखिए कि क्या स्थिति है। तो हमारी टीम जो है रवाना हो गई है वहाँ पर और जो भी स्थिति होगी हम आपको अवगत कराएंगे। सब पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अभी अभी रेंज साहब जा रखे हैं, फील्ड में जा रखे हैं, तो जैसे वो सूचना मुझे देते हैं उसके बाद क्या कार्रवाई होती है, जो भी होगा नियमानुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। लक्सर में दिव्यांगों ने शासन प्रशासन से पेंशन में बढ़ोतरी की मांग की है। अपनी इस मांग को लेकर दिव्यांगों ने उप जिलाधिकारी लक्सर के कार्यालय पहुंचकर उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। बता दें कि दिव्यांगों के अनुसार सरकार उन्हें 1500 प्रति महीना पेंशन देती है, लेकिन इस महंगाई के दौर में इस राशि में उनका गुजारा नहीं हो पा रहा। दिव्यांगों ने सरकार से पेंशन में बढ़ोतरी के साथ साथ आवासीय पट्टे, रोजगार और राजनीतिक आरक्षण की मांग भी की। इसके अलावा दिव्यांगों ने सरकार से उनके बिजली का बिल माफ करने और उन्हें 10,000 रुपये प्रति महीने पेंशन देने की मांग की है। दिव्यांगों की पेंशन 10,000, दिव्यांगों को रोजगार और आवासीय पट्टे जो हैं हमारे दिव्यांगों को मिलने चाहिए, बिजली का बिल माफ हो, दिव्यांगों को अंत्योदय कार्ड मिलना चाहिए और जो राजनीति का आरक्षण है वो भी दिव्यांगों को मिलना चाहिए। ये हमारी बहुत प्राप्त है, जिसमें 5 मांगे इन्होंने रखी है। तो इनका मानदेय चाहिए और निःशुल्क बिजली उनको मिलनी चाहिए और जो आवासीय पट्टे हैं या जो हमारे कृषि के पट्टे होते हैं वो उनको मिलने चाहिए। ये 4-5 मांगे हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित है, जो हम अपने माध्यम से भिजवा रहे हैं। रुड़की के भगवानपुर इलाके में स्थित प्लाई की फैक्ट्री में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। बता दें कि देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में लिया। आग की इस घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और आग पर काबू पाया। रुड़की में दिल में आग लगने की ये दूसरी घटना है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं लग पाया है। उत्तराखंड की पर्यटन नगरी मसूरी में अक्षत कलश यात्रा का आयोजन किया गया। अक्षत कलश यात्रा का शुभारंभ टिहरी बस स्टैंड से हुआ, जो कि घंटाघर मॉल रोड होते हुए गांधी चौक पहुंची, जहां अक्षत कलश यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान जगह जगह पर अक्षत कलश यात्रा का स्वागत किया गया और प्रसाद वितरण भी किया गया। श्री राम के जयकारों के साथ अक्षत कलश यात्रा में मौजूद श्रद्धालु पूरे रास्ते भर नाचते हुए गांधी चौक पर पहुंचे। बहुत अच्छी तरह से देखते हैं रामचंद्र जी का ये जो कार्य हो रहा है। मेरे जीवन में 31 साल में ये काम हो रहा है और हम सब राम भक्त हैं। बहुत अच्छा ये कार्यक्रम हुआ है। इसमें अक्षत कलश जो निकल रहा है वो अक्षत जो है घर घर पहुंचाने का कार्यक्रम है और एक निमंत्रण पत्र है और राम जी का जो मंदिर बना है उसकी तस्वीर है उसमें, और पूरा मसूरी जो है इस राममय हो गया इस समय।
अक्षत कलश पूजित अक्षत कलश है, ये पूरे नगर में घूमेगा अक्षत कलश। उसके बाद हर मोहल्ले हर मोहल्ले में हमारी टोलियां छोटे छोटे अक्षत कलश को लेकर जाएगी। प्रत्येक घर तक प्रत्येक हिंदू परिवार तक हमारा पहुंचने का संकल्प है कि ये अक्षत प्रत्येक हिंदू परिवार के साथ इसमें राम मंदिर का चित्र और एक निमंत्रण पत्र मिलेगा, जिसे आप समझ लीजिए कि 22 तारीख को हर घर राम मंदिर होगा और हर मोहल्ला अयोध्या होगी। इसी संकल्प के साथ ये यात्रा निकाली जा रही है कि प्रत्येक घर में दिए जलाए जाएंगे, प्रत्येक घर में दिवाली मनाई जाएगी। इसी संकल्प के साथ यात्रा निकाली जा रही है। आप देख रहे हैं कि मसूरी पूरा राममय हो चुका है और इसी प्रकार का वातावरण 22 तारीख तक बना रहेगा। देखिए, बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी का, जिनका हम अंतिम समय में भी याद करते हैं और जीवन भर स्मरण करते हैं, उनकी शोभा यात्रा निकल रही है। जो अयोध्या से पूजित अक्षत आए हैं वो अक्षत घर घर पहुंचाए जाएंगे और आप देख सकते हैं किस प्रकार से विभिन्न संस्थाओं द्वारा उनका स्वागत किया जाता है और मातृशक्ति ने भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। तो ईश्वर से कामना करते हैं प्रभु श्री राम सबका मंगल करें। जी बिल्कुल, भारी संख्या में महिलाएं, अगर आप आगे देखेंगे पीछे देखेंगे, सब में बहुत उत्साह है, क्योंकि जब हम बचपन से ही अपने बच्चों को संस्कार देते हुए आते हैं तो प्रभु श्री राम के प्रति हमारा जो उत्साह है वो आज दिखाई दे रहा है। थैंक यू। बिल्कुल, हमारे द्वारा किताब घर में एक मशीन से लगभग 35 से 50 किलो फूलों की वर्षा करवाई जाएगी। जब ये शोभा यात्रा किताब घर में पहुंचेगी तो बहुत ही सुंदर और रमणीय दृश्य होगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं सभी को मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री। तो चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। नमस्कार।